नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव पर हंगामा, भिड़ गए पक्ष विपक्ष के विधायक। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत आज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के सुरक्षा ढांचे की मजबूती के लिए एजेंसियों के बीच बढ़ेगा समन्वय। कर्नाटक दौरे पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल वक्फ की शिकायत करने वाले किसानों से मिलकर सच जानने आए हैं हुड्डी और बीजा। पटना में गुलाबी घाट पहुंचा शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और देश भर में बिखरी छठ की रौनक। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना समेत तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां पर विधानसभा में 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आज सदन में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कल ही अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था। लीडर ही नहीं बैठता, मैं क्या करूं? आपका लीडर ही नहीं बैठता, क्या करूं मैं? आप मुझे बताइए। तशरीफ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र का ये चौथा दिन है जहां पर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल अनुच्छेद 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर यह हंगामा हुआ है। खासतौर से इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद, जो कि नागौर विधायक क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने 370 की बहाली का एक पोस्टर जो है वो सदन में दिखाया था और उसके बाद भाजपा विधायक ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। इस बीच कहीं ना कहीं धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली। फिलहाल श्रीनगर से हमारे संवाददाता शबीर डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, अगर बात की जाए किस तरीके का जो हंगामा है वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है? शबीर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो लगातार आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जिसका चौथा दिन था और इस दौरान भी हंगामा जो है वो देखने को मिला। दरअसल 370 की जो बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था उसको लेकर ये हंगामा हुआ है। और ख़ास तौर से जैसा हमने आपको बताया कि जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं खुर्शीद, वो बिल की तरफ आए थे बोर्ड एक लेकर, जिसके बाद जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और यही जो कहा सुनी है वो बढ़ती नज़र आई। इस बीच भिड़ते हुए नज़र आए हैं जो विधायक हैं पक्ष विपक्ष के। हालांकि उसके बाद जो सदन है दोबारा से शुरू हो गया था, लेकिन तब फिलहाल के लिए जो कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया था। और लगातार ये जो मामला है हम देख पा रहे हैं तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। इससे पहले भी इस तरह के कई बयानबाजी हैं वो सामने आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है जहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली है। दरअसल खुर्शीद अहमद, जो कि और हमारे संवाददाता शबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा अपडेट है और जिस तरीके का हंगामा आज देखने को मिला है सदन में? शबीर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो आपको बता दें कि
जो धक्का मुक्की है वो देखने को मिली है। पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो भिड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल पहले 370 की बहाली वाला जो एक पोस्टर है, जो बैनर है, वो दिखाया गया, जिसके बाद जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। और अगर देखा जाए तो 370 की बहाली वाला जो बैनर है पहले ये दिखाया गया था, उसके बाद ये कहासुनी जो है धक्का मुक्की में तब्दील हुई, भिड़ते नजर आए। हालांकि सदन की कार्यवाही जो है वो दोबारा भी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पीकर हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी कहा कि सभी की जो बातें हैं वो सुन ही जा रही हैं, लेकिन नियम पूर्ण हमें चलना चाहिए। जो सदन की कार्यवाही है वो कानून से ऊपर नहीं। और इस दौरान सदन के अंदर जो हाथापाई की जो नौबत है वो आई, और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बेल में जो बैनर लेके नज़र आ रहे हैं इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद, गंगोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं ये, और इसी पर आपत्ति जताई गई थी। और इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथापाई की नौबत यहाँ पर आ गई, धक्का मुक्की, हालांकि बीच बचाव भी किया गया। अनुच्छेद 370 की वापसी का जो प्रस्ताव है उस पर ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके का हंगामा जो है वो देखने को मिला है। उसके स्पीकर ने जब बीच बचाव के लिए प्रयास भी किए, लेकिन यहाँ पर जो विधायक हैं वो एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। सुरक्षाकर्मी जो हैं उन्होंने भी, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, किस तरीके से बीच बचाव का प्रयास किया, रोकने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, जो ताज़ा जानकारी मिल रही थी कि सदन की जो कार्रवाई है वो दोबारा से शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो सत्र है, आज का दिन भी हंगामे के साथ यहाँ कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई। शब्बीर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शब्बीर, क्या ताज़ा जानकारी, जिस तरीके का हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला है आज? शब्बीर, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह का हंगामा यहाँ पर हुआ है। दरअसल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर हंगामा ये हुआ है, जहाँ पर सदन के अंदर हाथापाई की नौबत आई। पक्ष विपक्ष के विधायक जो हैं वो भिड़ते नजर आए। हालांकि स्पीकर जो हैं वो बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 370 की बहाली वाला बैनर दिखाने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और वहीं अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में चल रहे वक्फ विवाद के बीच उन्होंने दौरा किया और उत्तरी कर्नाटक के किसान ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी ज़मीन पर दावा कर रहा है। जेपीसी का गठन इस साल संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान लगभग 70 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वह स्थिति की जानकारी लेने और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट सौंपने के लिए किसानों से मिलने के लिए हुबली का दौरा कर रहे हैं। You have seen, the farmers of the North Karnataka, they are even at the airport, and they have handed over one memorandum, the piece of the land which was belonging to us. Now, Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then the Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. और एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की आज से दिल्ली में शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा
दरअसल ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। 2 दिनों का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। और आइए एक बार फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहाँ पर लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिला। हमारे संवाददाता शबीर डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। शबीर, जानना चाहेंगे जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी वही स्थिति है? क्योंकि पहले तो सदन को स्थगित किया गया था, अब क्या दोबारा से कार्रवाई शुरू हो पाई है? नहीं, कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। अब जो स्पीकर ने है जो हाउस को कल तक अडजर्न किया है जी, क्योंकि आज सवेरे से जो ही सेशन स्टार्ट हुआ आज का, तो बीजेपी के जो मेंबरान हैं जो अपोजिशन में हैं वो यही डिमांड कर रहे थे कि जो कल रेजोल्यूशन पास किया सरकार ने यहाँ पे उस पर और गारंटी के हवाले से उसको वापस लिया जाए, वो मांग कर रहे थे। तो उसी हंगामा हो और जो यहाँ पे कश्मीर कुछ जो एमएलए हैं वो पूरा जो है जो 5 अगस्त 2019 जो फैसला हुआ जी बिल्कुल शब्बीर, लेकिन जो पूरा हंगामा है क्या जब बैनर दिखाया गया था उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, जो आज देखिए कल से ही जब हम जो ही वो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुई तो बीजेपी के मेंबरान उन्होंने उसका पूरा प्रोटेस्ट उसके बारे में कर रहे थे। तो कल भी जो है हाउस की कार्रवाई जो है पूरी तरह नहीं चल पाई। कल भी उसको करना पड़ा क्योंकि बीजेपी का जो सख्त स्टैंड है वो जानते वो बोलते हैं कि जो आर्टिकल 370 अभी वो हुकूमत ने जो उसका जो अपोजिशन है ने पास किया में उस जो हम फैसला आया है, तो अब जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब इस कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती है। तो इसी पे जो है बीजेपी ने कल से हंगामा किया और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो कश्मीर के जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जो बाकी पार्टीज हैं, वो उसके फेवर में उनको वापस प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी के चलते आज जब स्टार्ट हुआ तो बीजेपी यही डिमांड कर रही थी कि वो जो रेजोल्यूशन है वापस लिया जाए। तो उसके बाद जो है यहाँ से से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी एमएलए हैं वो के जो कल रेजोल्यूशन है उसके हक में नारेबाजी कर रहे थे। उसको बैनर्स फिर उनसे दिखाए बैल में आके उसको चलते फिर काफिल हुआ बीजेपी के मेंबरान और बाकी जो कॉन्फ्रेंस के इंडिपेंडेंट एमएलए मिशेल खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स ने भी उसमें जो है पूरा हंगामा हुआ। तो कार्रवाई रोकनी पड़ी बीच में। फिर जब उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से कार्रवाई स्टार्ट हुई तो फिर से वही हंगामा हुआ। तो मार्शल ने फिर जो प्रोटेस्ट जो वेल प्रोटेस्ट करे थे बीजेपी के एमएलए उनको बाहर निकाला। तो उसके बीच जो पूरा हंगामा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पूरा गुम था। तो स्पीकर ने जो है असेंबली की कार्रवाई जो आज की है वो कल तक एडजर्न की है। तो ये जो है क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू यहाँ बन गया है, बड़ा जी बिल्कुल शबीर, असेंबली में कल तक के लिए तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन जो विधायक थे जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस तरीके से धक्का मुक्की हाथापाई में नजर आ रही है, भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्या उन पर भी अब किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? उस पर भी देखा जाएगा कि अगर किसने ये जो आपस में जो सकफल हुआ उसके कौन है वो स्पीकर नेक्स्ट तौर पर वो फुटेज देखेगा, वो देखेगा कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन तो यही लग रहा है कि इसमें जो बैनर थे बीजेपी वाले वो फोड़ना चाहते थे। तो उस पर वो जो बाकी सजाद लोन पीडीपी के एमएलए और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए जो है वो उन बैनर बचाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी जो उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी वाले में। तो उसी के बीच में जो सकफल हुआ तो जो विजुअल दिखा रहे हैं कि उसमें एमएलए को बाहर पट्टी से निकाल के असेंबली से बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी। तो उससे जो है उसमें आज पूरा हंगामा हुआ। पूरा जो कार्रवाई जो सीट वहाँ देखने को मिली वो बिल्कुल वो सही थे। तो स्पीकर ने
बार बार कोशिश की कि वो हवस की कार्रवाई करें, क्योंकि एलजी बजट से भी कुछ जो मिनिस्टर जो मुंह से हैं वो ये बोल रहे थे कि जो इस रेजोल्यूशन से सारे लोग खुश हैं, कि वो सरकार का जो पक्ष था वो कह रहे थे कि लोग खुश हैं जम्मू में भी, कश्मीर में भी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो जॉब्स हैं, यहाँ की जो लैंड पे जो राइट्स है वो यहाँ के लोगों को मिले। और जो कल रेजोल्यूशन उन्होंने लाया है वो यही इंश्योर करता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो जॉब्स हैं, जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो यहाँ पे जो लैंड राइट्स हैं वो यहाँ के आम लोगों को मिले। बिल्कुल, और उसके लिए ज़रूरी यही कि जो शांति व्यवस्था है वो यहाँ पर बहाल हो सके। लेकिन विधानसभा में फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो कार्रवाई है वो हमें देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की। फिलहाल और भी खबरें हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया था। यह हमारे पूर्व सेवाकर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही इन मांगों को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे OROP हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। मोदी सरकार द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के 1 दशक जो है वह पूरा हो चुका है। इस योजना के लागू होने के लाखों सैन्यकर्मी और उनके जो परिवार हैं वो इसके जरिए काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई। सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज़्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज़्यादा बनती थी। रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये 1 रैंक 1 पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ और अब पेंशन हमारी 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपये 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ के आई है और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है।
2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में केपी सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिससे अलीगढ़ के छात्राएं बेहद खुश हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा उपहार दिया है। जो पढ़ना चाहते हैं, मेधावी हैं, तो उन छात्रों के लिए पीएम साहब की तरफ से बहुत अच्छी योजना निकाली गई है और बड़ा सराहनीय काम है। विद्यालक्ष्मी योजना का स्वागत करता हूं तथा ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेधावी छात्राओं के लिए ये योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित करा के प्रस्तुत की है। इसका लाभ हमारे समस्त विद्यार्थियों को मिलेगा। जो विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, और जिससे गरीब छात्र छात्राएं, मेधावी निर्धन छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। गरीब छात्र है, जो मेधावी छात्र है, जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए बहुत लाभदायक योजना है और इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जो कि डिजर्विंग थे मेधावी छात्र छात्रा, जो अपनी शिक्षा आगे जारी नहीं रख पा रहे थे पैसे कम होने के कारण, और उनके अभिभावक भी इस चीज़ से बहुत ही चिंतित थे, पर मोदी जी ने अभिभावकों के लिए और मेधावी छात्र छात्राओं दोनों के लिए ही बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लागू किया है। ये स्कीम का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को कि इसका उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़रूरी है आज के छात्र छात्राओं के लिए। और मशहूर लोक गायिका और बिहार कोकिला कहलाने वाली पद्म भूषण शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर किया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, कैंसर की वजह से शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया था। शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ के दम पर बॉलीवुड से लेकर लोक गायकी के क्षेत्र में झंडे गाड़े। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी छठ घाटों पर गूंज रही है। बिहार कोकिला की आवाज़ ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य से पहले आज दिल्ली में कालिंदी कुंज और आया नगर समेत विभिन्न जगहों पर छठ घाट को तैयार किया जा रहा है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। जल में खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करने का खास महत्व है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।
लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को खरना मनाया गया। इसमें रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छठ पूजा के पावन त्योहार की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस महापर्व पर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तथा प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रकृति के देवी स्वरूप की ये पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। मेरी प्रार्थना है कि यह पूजा हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे देश का पावन त्योहार छठ पूजा आज हम सब के लिए मंगलमय हो। सूर्यदेव की उपासना का ये विशेष पर्व न केवल हमारी सनातन परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते का भी प्रतीक है। छठी माता की कृपा से हमारा राष्ट्र प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो। देश भर में छठ पर्व की धूम है। भोजपुरी और मैथिली गीत इस पवित्र पर्व में 4 चांद लगा देते हैं। भोजपुरी, मैथिली समेत 18 भाषाओं में गीत गाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका विजया भारती ने भोपाल में डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए दर्शकों को छठ पर्व के महत्व के बारे में बताया। बातचीत के दौरान उन्होंने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। देश भर में तमाम व्रती महिलाएं जो हैं वो छठ पर्व के दौरान पूजा तो करती हैं, लेकिन जब तक भोजपुरी छठ के गीत ना हो, मैथिली गीत ना हो, तब तक छठ पर्व की छठा अधूरी रहती है। और विजया जी हमारे साथ मौजूद हैं। छठ पर्व चल रहा है, क्या महत्व है इसका और पूरे देश में इसकी छठा देखने को मिल रही है? छठ पूजा की तैयारी का जब करते हैं उसका मुख्य मकसद है साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता और उस पवित्र मन से जगह की सफाई, घाटों की सफाई, तन मन शुद्ध करके शुद्धता से प्रसाद बनाते हैं। छठ के जो गीत हैं वो किस तरीके से एक माहौल को पवित्र बनाते हैं, वो गीतों का महत्व कितना महत्व? गीतों के साथ साथ जब हम पूजा करते हैं तो लगता है कि हम एक बिल्कुल जुड़ गए हैं, हम ईश्वर से, हमारा सीधा कनेक्शन है।
सीधा हम अपनी बात साक्षात सूर्य भगवान को हम अपना दुख दर्द प्रार्थना बताते हैं। छठ का पर्व है तो बिना गीत गाए हम आपको कैसे छोड़ दें हमारे दर्शकों के सामने। केरवाजे फरेला गाओ दसे वही पर सुगा मेरा राय। गीत को सुनकर, धुन को सुनकर, छठ का पर्व देखकर एक खबर और आई शारदा जी की बीच में। वो खबर ने सबको बड़ा दुखी किया, उनका जाना वो भी इस समय। आदरणीय पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, उनका छठ और उनका नाम मतलब आप एक साथ ले सकते हैं, और आज वो हमारे बीच नहीं है। ये इससे बड़े दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकती हम सबों के लिए कि उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे मेरे बचपन से मिलता रहा है, अभी तक मिला है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे छठी मैया, उनको अपनी गोद में सलामत रखना। उनकी आवाज़ अमर है, अमर रहेगी। छठ पर्व की धूम है, और लोक कलाकारों की अगर बात की जाए, लोक गीतों की अगर बात की जाए, तो उनके बिना ये छठ पर्व अधूरा है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। छठ पूजा वापसी की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे ने 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 से अधिक विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने इस साल 1 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक त्योहारी सीजन के दौरान यानी कि पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेनों में 65 लाख यात्रियों के परिवहन की उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक त्योहारी अवधि के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जो पिछले साल की 4,429 विशेष ट्रेनों की सेवाओं की तुलना में 73% की वृद्धि है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 175 विशेष ट्रेनें संचालित की हैं। अब भारतीय रेलवे छठ पूजा उत्सव की समाप्ति के साथ 8 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली वापसी की तैयारी कर रहा है। लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार समस्तीपुर, दानापुर डिवीज़नों और अन्य डिवीज़नों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई गई है। छठ पूजा के लिए वापसी की भीड़ 8 नवंबर को सूर्योदय के बाद शुरू होने वाली है, जिसके लिए 164 विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद 9 नवंबर के लिए 160, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए भी 155 विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 4 नवंबर 2024 को एक ही दिन में 3 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस दिन भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में 120.72 लाख गैर उपनगरीय यात्रियों को यात्रा कराई। इसमें 19.43 लाख आरक्षित यात्री और 101.29 लाख अनारक्षित गैर उपनगरीय यात्री शामिल थे। इसी तरह उपनगरीय यातायात रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों तक पहुंच गया, जिससे ये वर्ष का सबसे अधिक एक दिवसीय यात्री आंकड़ा बन गया। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल जो है 400 के पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई रही। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो AQI 431 यहाँ दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। वजीरपुर में AQI 428 और आनंद विहार में AQI 425 दर्ज हुआ। मुंडका में AQI 419 और अशोक विहार में AQI 417 दर्ज किया गया। बवाना के इलाके में आपको बता दें AQI 409 रहा, तो विवेक विहार में भी AQI 408 दर्ज किया गया। रोहिणी की अगर बात की जाए तो यहाँ AQI 404 रहा और बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्वास से संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। आपको बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी अब असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना जी की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है। वहीं छठ के मौके पर दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा
जहरीले सफ़ेद झाग की परतों से ढका हुआ देखा जा सकता है। कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट के संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, ना ही ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। हालांकि कोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कामिल फाजिल लेने वालों को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कामिल फाजिल की डिग्री देने के प्रावधानों को यूजीसी एक्ट के खिलाफ बताते हुए एक्ट के उतने हिस्से को असंवैधानिक करार दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। जो मदरसे अवैध हैं वो हम बंद करेंगे और जो पोर्टल पर नहीं आ रहे हैं उनको चिन्हित कराया गया और लगभग 8000 मदरसे ऐसे मिले जो बिल्कुल भी अवैध मदरसे थे, वैध नहीं थे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, हम लोग जो हैं संविधान और अपने न्यायालयों में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने तो बल्कि ये कहा कि हमने वो जगहों पर मदरसे जहां पर शिकायतें आई हैं वो मदरसे बंद किए हैं। बाकी हमने तो कहा है कि मदरसा एक हमारे संविधान का पार्ट है और संविधान ने हमको इजाजत दी है तो मदरसे चलते हैं। उनको आधुनिकीकरण करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया कि ताकि मदरसे से पढ़ लिख कर बच्चे IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बने। हमने तो उनके उत्थान के लिए उनको एक अवसर दे दिया। उसी मदरसे के अंदर NCERT की पढ़ाई लागू की पहला राज्य बना आदरणीय योगी सरकार में। और इसी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, आइए अब आपको ये बता देते हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने 22 मार्च को अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात की। पीएम ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के साथ साथ चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता पर बधाई भी दी। पीएम ने कहा कि ट्रंप की जीत यह दर्शाती है कि अमेरिकी लोगों का उन पर गहरा विश्वास है। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की सकारात्मक गति पर भी बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान साझेदारी पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम और फरवरी 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम सहित उनकी यादगार बातचीत को याद किया। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के महत्व पर भी चर्चा की। दोनों देशों के लोगों के लाभ के साथ साथ वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर भी बात हुई। भारत अमेरिका संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के प्रभाव पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। I think the relationship between the countries is strong and growing, and I think that's a very good thing. I think the Asian Security Quad is a very important vehicle for key countries with interest in the region: Japan, India, Australia, the U.S. And I'd like to see in a second Trump term that Quad arrangement grow. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली।
उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने हजारों समर्थकों से डोनाल्ड ट्रंप की जीत को मनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपने आदर्शों के लिए कभी हार मत मानो। हैरिस ने भी कहा कि वो लोकतंत्र और समान न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद पर दूसरी महिला प्रत्याशी थीं। डेमोक्रेट्स ने ही 2016 में हिलरी क्लिंटन को प्रत्याशी बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही इतिहास बनाने से चूक गईं। दोनों को ट्रंप से ही हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू DHC कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोवा पहुंच गई हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें INS विक्रांत से उड़ान संचालन का कार्यक्रम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम पर संदेश खाली में पीड़िताओं की आवाज़ बनी भाजपा नेता रेखा पात्र पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री हाकिम ने रेखा पात्र के लिए अभद्र शब्द का उपयोग किया। शुभेंदु ने कहा कि इस टिप्पणी के लिए मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। সেই ভদ্রমহিলা কোথায়? এই তো হাজী নুরুলের বিরুদ্ধে কেস করেছিল। কয়েক লক্ষ ভোটে হেরে গেল, তারপরে কেস করলো। বিজেপি কেস জানে, মানুষের পাশে আসতে জানে না। और आइए बात करते हैं खासतौर से रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा उत्पादन विभाग ने करीब 1500 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान के बाद स्क्रैप से 12.36 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। साथ ही 8 लाख वर्ग फीट जगह भी खाली हुई। आपको बता दें कि ये स्वच्छता अभियान रक्षा उत्पादन विभाग और उसके डिफेंस PSU और समृद्ध कार्यालयों में चलाया गया। इस अभियान के तहत संगठनों को अपने परिसरों को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए एक स्थायी तकनीक विकसित करने में मदद की गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंत में रक्षा उत्पादन विभाग ने क्रमशः 26,000 फाइलों, 25,000 फाइलों और अभिलेखों की समीक्षा और छटाई सहित कई उपलब्धियां हासिल की। साथ ही 2,675 मीट्रिक टन स्क्रैप और अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान से 8 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। स्क्रैप के निपटान से 12.36 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हुआ। 184 लोक शिकायतें एवं 123 लोक शिकायतें अपीलों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रव्यापी प्रयास के जरिए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। और आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई बेहतर खबर की। दरअसल भारत के सर्विस सेक्टर ने अक्टूबर महीने में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई और नई नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए HSBC इंडिया सर्विसेज PMI सर्वेक्षण के मुताबिक ये वृद्धि सितंबर में दर्ज किए गए निचले स्तर से उभरकर 58.5 पर पहुंच गई। उत्पादन, उपभोक्ता मांग और रोजगार सृजन के मजबूत सुधार देखने
को इस वजह से मिल रहा है। खासकर घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की मांग में तेजी आई है, जिससे कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया है और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा है। सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर में 26 महीनों में सबसे तेज रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई। करीब 13% कंपनियों ने नई नौकरियों की सृजन की बात की, जबकि सितंबर में ये आंकड़ा 9% था। इससे साफ तौर से पता चलता है कि व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि नए व्यवसाय के अवसर और ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग इसका प्रमुख कारण है। और साथ ही इस साल त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में शानदार बढ़त देखने को मिली है। लॉजिस्टिक्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लिकपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में 49% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2023 में देखी गई 39% की तुलना में 10% अधिक है। क्लिकपोस्ट की रिपोर्ट में 2023 और 2024 दोनों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए 6 प्रमुख श्रेणियां, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, घरेलू सजावट और आभूषण में 61 मिलियन शिपमेंट के डेटा का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अमेजन के 85% खरीदार गैर मेट्रो क्षेत्रों से आते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C ब्रांड बड़े बाजारों की तुलना में मेट्रो बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं। इस बढ़त को अधिक भारतीयों को डिजिटल मार्केट प्लेस से भी जोड़ने के प्रयासों का समर्थन मिला है, जिसमें बेहतर इंटरनेट पहुंच, लक्षित प्रचार और जेन जेड और महिला खरीदारों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में त्योहारी सीजन के दौरान स्थिर मांग बनी रही, जिससे पूरे भारत में त्योहारी खपत में महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। अपनी मुलाकात को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ दिन की अच्छी शुरुआत हुई। इस मुलाकात में भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कौशल में चल रहे परिवर्तनों पर जोर दिया गया। एक दूसरे के विकास का समर्थन करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के स्वाभाविक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यवसाय और निवेश संबंध हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख बिंदु हैं। आपको बता दें कि जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व, सांसदों, प्रवासी भारतीयों, व्यापारिक समुदाय, मीडिया और थिंक टैंक के साथ भी बातचीत करेंगे। और आइए बात कर लेते हैं प्रदूषित यमुना की। जी हाँ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी सिर्फ गंदा नहीं बल्कि जहरीला बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना में 2 तरह के प्रदूषक हैं, रसायन और सीवेज। रसायन फैक्ट्री और कारखानों से आते हैं, जबकि सीवेज घरों से आता है। डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए पर्यावरणविद और खाद्य मामलों की जानकार निशा अग्रवाल ने प्रदूषित यमुना की वो वजह बताई जिसके कारण आज यमुना नदी बदतर स्थिति का सामना कर रही है। दूषित यमुना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आज यमुना में आचमन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाती है? हमारे साथ निशा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो न सिर्फ पर्यावरणविद है बल्कि खाद्य मामलों की जानकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना जो है पहले से पॉल्यूटेड है? यमुना में जो पानी आ रहा है वो पीछे से पॉल्यूटेड आ रहा है या कोई और खास वजह? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तो यही पता लगता है कि यमुना का पानी पीछे से इतना पॉल्यूटेड नहीं है जितना वो दिल्ली में आकर हो गया। दिल्ली में आने के बाद यमुना पाला, वजीराबाद, ISBT ब्रिज, ITO ब्रिज, निज़ामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों से निकलती है, जिसमें पाला में जब वह आती है तो उसका पोल्यूशन का लेवल स्तर उतना नहीं है। जैसे कि pH की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल रेंज में आता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो पहले 9.6 mg पर लीटर था वह धीरे धीरे ख़त्म
ही होता चला जाता है। इसका मतलब रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसमें अब सांस नहीं ले पाएगा। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें पहले का कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली की यमुना की स्थिति को दिखाया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पूरे देश में कितनी रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज किया गया है। दिल्ली की जो एक नदी है जिसका पॉल्यूशन स्तर पहले भी वो क्वालिटी नंबर 1 पर ही थी, 2018 में भी और 22 में भी वो नंबर 1 पर ही देखी गई है। अगर हम इसके दूसरे पहलू को समझें तो पॉल्यूटेड यमुना का पर्यावरण पर, मानव जीवन पर या जो जलीय जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता वो देख रही हैं? इस पॉल्यूटेड रिवर का कई जगह असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पर ही पड़ता है। जो जनजीवन इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है, जो मछलियाँ इसमें पनपती हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। जो इस रिवर के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, अपने नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी बहुत नुकसानदायक है। स्वच्छ यमुना को करने के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? जब यमुना हमारी इतनी गंदी हो चुकी है तो हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसमें गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। जो यमुना है वो पीछे से स्वच्छ आ रही है, लेकिन दिल्ली में आकर इसका पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मार्केट वैल्यू के बेस पर ग्राफिक चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को इस बार पीछे छोड़ दिया है। इस समय एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $3.43 ट्रिलियन है, जो एप्पल के $3.38 ट्रिलियन से ज्यादा है। फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर भारत कनेक्ट के तहत एक नई बचत श्रेणी के रूप में एनपीएस में योगदान शुरू करने का ऐलान किया है। इस लॉन्च के साथ फोनपे यूजर्स को फोनपे ऐप के माध्यम से अपने एनपीएस अकाउंट्स में आसान और सुरक्षित तरीके से योगदान करने की सुविधा देगा। इससे पहले यूजर्स केवल पीएफआरडीए, एनएसडीएल, के फिनटेक और बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से अपने एनपीएस अकाउंट्स में योगदान कर सकते थे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अन्य चुनौतियों के अलावा ई कॉमर्स मंच पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 7 और 8 नवंबर को अपनी केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करेगा। एफएसएसएआई के सीईओ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्त और उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में खाद्य उत्पादों की निगरानी और परीक्षण को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद के लिए $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा ये कुशल और जलवायु प्रतिरोधी जलापूर्ति प्रणालियों को विकसित करके 4 शहरों चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में जलापूर्ति वितरण में सुधार करेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का वैश्विक बाजार 2023 में $700 बिलियन से बढ़कर 2035 तक $2 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में सौर, पीवी, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और हीट पंप के वैश्विक बाजार में बढ़ोतरी देखी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। देश की प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने एक नई यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड सेवा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने खर्च पर नजर रखने और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने में मदद करेगी। यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड सुविधा बैलेंस एंड हिस्ट्री सेक्शन में उपलब्ध है। यहां से यूजर्स अपनी मनचाही तारीख का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसे एक्सेल फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3,793 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 3,781 करोड़ रुपए रहा था। जर्मनी की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एसएपी यानी SAP ने कहा है कि आने वाले वर्षों में वह भारत में अनुपातिक रूप से निवेश और भर्ती करेगी। कंपनी ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर एसएपी के लिए शीर्ष 10 बाजारों में से एक है और कंपनी को उम्मीद है कि यहां का बाजार उसके शीर्ष बाजारों की तुलना में काफी तेज गति से बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।